नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी सरकार की तमाम कोशिशें और कोर्ट से मिले निर्देश के बाद आखिरकार यूपी का बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी अपने इंसाफ के लिए पंजाब की रोपड़ जेल से रवाना किया जा चुका है। जाहिर है लंबे वक्त से मुख्तार को वापस लाने की कोशिश में जुटी यूपी सरकार के लिए यह एक बड़ी जीत है। इसी के साथ साफ है कि यूपी सरकार अपराध के मामले में सजा दिलाने में किसी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार की वापसी को लेकर शासन और प्रशासन दोनों हाई अलर्ट मोड पर हैं। मुख्तार को वापस लाने के रास्ते में जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को बांदा की बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। मुख्तार के लिए बांदा जेल में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार की वापसी के साथ ही साफ हो गया कि यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और इस नीति में अपराधियों के लिए किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। तो मुख्तार के वापस आने के मायने क्या हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या संदेश जा रहा है और यूपी सरकार की इस कार्रवाई पर विपक्ष का क्या रुख है, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए अगले 1 घंटे की आज हमारी बहस होने वाली है। तो आज हमें जानेंगे कि मुख्तार का जो नया पता है बैरक नंबर 15, आखिर उसका क्या नया सियासी इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाला है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव सिर पर हैं। लगातार जिस तरह से विधानसभा को लेकर भी तमाम पार्टियां तैयारी कर रही, तो आखिर इस एक्शन का क्या रिएक्शन होने वाला है, इसकी भी पड़ताल आज 1 घंटे की बहस में हम करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि मुख्तार का काफिला निकल चुका है। इंसाफ के लिए यूपी अब डॉन आ रहा है। जो इसके तमाम मामले थे जो कोर्ट में चल रहे थे, लंबित चल रहे थे, क्योंकि ये लगातार पंजाब की रोपड़ जेल में था, सुनवाई में पेश नहीं हो रहा था, अब उन पर बहुत ही तीव्र गति आएगी। और इंसाफ के लिए जो यूपी डॉन आ रहा है, वहां पर पंजाब से मुख्तार को रवाना किया गया और यूपी में सभी को इस बात का इंतजार है कि अब जल्द से जल्द इसकी पेशी होगी और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में लेकर यूपी पुलिस बांदा जेल के लिए निकल चुकी है। 26 महीने बाद मुख्तार की उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही। तो यह बहुत लंबा इंतजार था कि 2 साल 2 महीने का लंबा इंतजार किया गया। टीम रोपड़ से दोपहर 2:20 में रवाना हुई थी और 882 किलोमीटर का रास्ता तय करके इसको बांदा ले जाया जाएगा। आपको बताएं कि मुख्तार की वापसी को देखते हुए जगह जगह पर सुरक्षा खड़ी की गई है। वापसी के रूट में अलग अलग जगहों पर पुलिस तैनात की गई है, ताकि जो एक अंदेशा जताया जा रहा था कि इसकी जीप पलटी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पहले एक मामला उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसके अनुसार यहां पर जो अभियुक्त है उसने भी ये आशंका जताई थी कि मेरे साथ कुछ ऐसी वारदात हो सकती है। इसी को लेकर सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी की गई है। हालांकि पुलिस ने अब तक रूट तो साफ नहीं किया कि किन किन रूट से आने वाली है, लेकिन यह तय है कि जहां जहां पर भी इसकी गाड़ी जाएगी वहां पर पहले से ही पुलिस बल तैनात रहेगा और एक भारी अमला पुलिस फोर्स का इसके साथ पहले से ही लगभग 10 गाड़ियां काफिले में हैं। सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों को धारण कर रखा, उनके पास अत्याधुनिक राइफल्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। तो इसलिए सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं की जाएगी, ताकि विपक्ष को या जो अभियुक्त है उसको यह मौका तो कहने का ना मिले कि जानबूझकर मेरे को यहां पर लाया गया है। और यहां पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए होंगे जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी जीत है। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, आपको एक बार मैं उनसे पहले रूबरू करा देता हूं। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अनुज अत्रे थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेंगे, नेता कांग्रेस हैं, और मुजफ्फर खान, नेता सपा, हमको ज्वाइन करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही रतन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आते हैं, कितनी बड़ी जीत है ये आज आपकी, क्योंकि लगातार 26 महीने बाद मुख्तार को आखिरकार यूपी आप ला पाने में कामयाब हो पाए हैं, जबकि वहां के प्रशासन ने पंजाब के तमाम इसमें रोड़े अटकाए, तमाम तरह के बहाने दिए गए, 8 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस गई लेकिन उसको खाली हाथ लौटना पड़ा। कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो जीत है मुख्तार अंसारी को लाने की बहुत बड़ी जीत है और इसके लिए पूरा श्रेय जो है योगी सरकार का है, योगी सरकार को जाता है। मैं पूर्ण रूप से योगी सरकार को, उनके प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए, क्योंकि जिस बंदे ने, जिस इंसान ने अपनी गुंडे के जरिए जो अपने मूंछों पे तान रखते थे, हमेशा मूंछों को तान रखते थे, अपराध करते थे, खुलेआम अपराध करते थे, खुलेआम लोगों को डराकर वोटों की जीत करते थे, आज यूपी सरकार के डर से वो व्हील चेयर पर नजर आए हैं। और जिनके जो सालों से अपनी दबंगे के चलते राजनीतिक पार्टियों में इतनी बड़ी पैठ बनाई थी, जिन्होंने जो 2004 में जो इनके ऊपर जो केस किया गया था, जो इन नरंगे हाथों पकड़ा गए थे ये, और जो पुलिस का जो अधिकारी थे हमारे शैलेंद्र सिंह को, उन पर कार्रवाई की गई थी। ठीक है, उस समय तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी नहीं है जो इन्हें संरक्षण दिया जाएगा। जिन पार्टियों ने इन्हें संरक्षण दिया था पूर्ण रूप से, उनके मुंह पर ये तमाचा है।
और ये आज योगी जी की जो बात कही थी शुरू में जब मुख्यमंत्री बने थे कि यदि कोई अपराधी इस राज्य में है तो अपराध छोड़ दे, आज वो निश्चित रूप से पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता में एक नया उत्साह नजर आ रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ, अब राज्य में एक न्यायप्रिय सरकार है। यहाँ किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेकिन देखिए यहाँ किसी की फिरौती मांगी नहीं चलेगी। चुनौतियां तो अभी भी आपके सामने हैं अवधेश जी, चुनौतियां तो अभी भी आपके सामने हैं। नहीं, चुनौतियां तो देखो, चुनौतियां कौन करेगा? चुनौतियां तो वही लोग करेंगे नहीं जिन्होंने संरक्षण दिया मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को। भैया एक बात बताइए, आपके चचा ताऊ अगर उपराष्ट्रपति हैं तो क्या भैया आप दंगे करोगे क्या? लोगों को डराओगे क्या? बिल्कुल सही। लोगों को मारोगे क्या? बेगुनाह लोगों की लाशों पर रख के अपनी वोटों की जीत करोगे क्या? ऐसा नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश में जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, पूर्ण रूप से सजा मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी का भी कोई बुरा ना हो, आम जनता का। नहीं, यहाँ पर विपक्ष का जब यहाँ पर विपक्ष से बात की गई, जब प्राइम न्यूज ने विपक्ष से बात की तमाम बहसों में, उनका यही संकेत हर बार ये रहा है कि आपकी पंजाब की सरकार के साथ कोई सांठगांठ थी, आपने उसको आखिर जाने क्यों दिया था? और अगर आपने उसको जाने दिया तो आपने उसको 2 साल 2 महीने तक वहां पर रहने क्यों दिया? पहले भी तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। देखिए, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई पहल की तब वहां पर विपक्ष के लोग पहुंच जाते थे उसको बचाने के लिए। आप ये बताइए, पंजाब में जब वो रह रहा था, जब वो जाता था तारीखों पर, तो एक बुलेट प्रूफ उसमें जाता था, क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ वो थी एम्बुलेंस। भैया यूपी नंबर की एम्बुलेंस वहां पर कैसे पहुंच गई पंजाब में? भैया जाएंगे, रिश्तेदार हैं, वहीं जाएंगे ना ये लोग। इनको पता है यूपी में रहेंगे तो इनकी तो मतलब सहा नहीं जाएगा। इन्होंने किया है, जो अपराध किया उसकी सजा मिलेगी, मिल रही है। और जिस तरह से आरोप यहाँ पर एक ये भी लगाया गया, जो मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है अफशा, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि मेरे पति के साथ कुछ ना कुछ गलत हरकत की जा सकती है, इनकी हत्या की जा सकती है या इनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा सकता है। ये भी ये संकेत है कि अभी से ही देखिए बचने के रास्ते ढूंढने लगे हैं ये लोग। तो क्या आप इस तरह की परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार हैं? देखिए आलोक जी, मैं कहना चाहूंगा, जो मुख्तार अंसारी की जो मिसेज है, पत्नी है, आज ये गुहार लगा रही है। ये उस समय गुहार लगाती जब बेगुनाह लोगों की लाशें बिछाई गई थी मुख्तार अंसारी के द्वारा, जब जमीनों पर कब्जा किया गया था मुख्तार अंसारी के द्वारा, गरीबों की जमीनों पर, तब ये कहां गई थी? भैया देखिए, पाप का घड़ा भरता है तभी फूटता है। अब वो भर चुका है, फूटेगा तो है ही ना। अपराधियों को सजा मिलेगी। ये राष्ट्रवादी सरकार है इस समय, ये ध्यान में रख लीजिए, जो भी विपक्ष के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, यदि कोई ये सोचता है कि मैं अपराध करूंगा, मैं बच जाऊंगा, तो अब नहीं होगा वो। उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में नहीं होगा। ठीक है, हमारे साथ करेगा उसको सजा मिलेगी। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ रतन कुमार श्रीवास्तव भी है। ठीक है, बेगुनाह लोगों की लाशों पर वोट नहीं मांगे जाएंगे अब। ठीक है, हमारे साथ रतन कुमार श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, अच्छे से समझते हैं कि आखिर प्रशासन किस तरह से काम करता है। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, हमारे दर्शक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, लगातार वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ठीक है, एक प्रदेश की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर अपराधी को लाना चाहती है, लेकिन ला पाने में 8 बार नाकामयाब हो जाती है। आप एक बार इस प्रक्रिया को अगर समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को, तो उनको भी ये समझने में आसानी होगी कि अब जिस तरह से मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, किस तरह की कानूनी प्रक्रिया इसमें रही और अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, किसी भी अपराधी को किसी दूसरे जेल में स्थानांतरण 2 आधारों पर होता है। एक तो प्रशासनिक आधार पर होता है और एक जुडिशियल आधार पर होता है। जुडिशियल आधार ये होता है कि मान लीजिए बिहार में कोई मुकदमे कायम है किसी के खिलाफ, तो वहां भी ट्रायल होना है, वहां की कोर्ट वहां बुलाती है, तो हम वहां भी भेजते हैं। ठीक है, रतन जी एक मिनट रतन जी, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सपा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल यही, आज उत्तर प्रदेश की सरकार यह दावा कर रही है हर जगह पर, हर मंच पर, कि देखिए अपराधियों पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और हम मुख्तार को पहले भी प्राथमिकता देते आए हैं कि ये अपराधी है और अपराधी को हम दंड दिलाकर रहेंगे। बड़ी जीत मान के चल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार इसको, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कोई भी अपराधी देश के अंदर में बचना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मंच पे होते हैं तो अपराधी उनका सम्मान करता है। गब्बर सिंह जैसा आदमी, वो भी चिंता का विषय होता है। ये भी चिंता का विषय होता है कि एक मुख्यमंत्री अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहा है, एक डिप्टी मुख्यमंत्री अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहा है। 114 विधायक ऐसे हैं जिससे संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। आपके सांसदों के ऊपर में आपराधिक मुकदमे हटाए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के। ये कहां का न्याय, मैं ये जानना चाहता
चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, हथरस की बच्ची को रात के अंधेरे में पुलिस जला देती है बिना उसके माँ बाप के परमिशन से, ये कहाँ का न्याय? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगातार पहुंच जाएंगे, बात होगी दिल्ली की, तो पहुंच जाएंगे अमेरिका। अरे ये आए तो बाय साइंस से कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे वापस क्यों ले रहे हैं? इसका जवाब है किसी के पास में? क्या क्यों मुकदमे वापस ले रहे हैं? क्यों आपके विधायक मुकदमे वापस ले रहे हैं? इसलिए मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश टोपी की सरकार थी उत्तर अवधेश प्रदेश जी, में। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं है। पहले एक बार पहले उनको बोलने दीजिए। बोलिए अनुराग जी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों भाई लगातार उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 होता चला जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश कभी ऐसा था जो महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हुआ? और अपनी महिलाओं को अपना न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने लगातार महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश तो ऐसा कभी नहीं था जब से योगी मुख्यमंत्री बने। सिर्फ बातें करते हैं, बातों से अलग चीज है, लेकिन न्याय मिलना अलग चीज है। आप जाते हैं बंगाल में प्रचार करने के लिए, वहां पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो क्या मन से आपने कभी उत्तर प्रदेश में बोला कि उत्तर प्रदेश महिला के अत्याचार में नंबर 1 हो गया? कभी आपने बोला कि हथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं, या उन्नाव जैसी घटना हो रही है, या लखीमपुर जैसी हो, या आप बाराबंकी जैसी घटना हो जहां पे छोटी बच्ची के साथ अन्याय हो जाए और सरकार उससे रूपकट ना करे और सरकार सिर्फ मार्केटिंग इवेंट का काम करना चाहती है? मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, देश में न्यायपालिका है, न्याय करने का अधिकार न्यायपालिका को, पुलिस को नहीं है। पुलिस को यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप किसी के ऊपर में न्याय करें। न्याय देने का अधिकार न्यायपालिका को। मैं समाजवादी पार्टी का होने के नाते मैं संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। अनुराग जी, वो भी तो नहीं करने दिया गया ना पंजाब सरकार के द्वारा। जब यहाँ से उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती थी तब वहां पर कभी डिप्रेशन की बीमारी बता दी जाती थी। सवाल का जवाब ले लीजिएगा, मैं फोन रखना, मैं जल्दी जा रहा हूँ। उनसे पूछेगा कि पंजाब में किसने भेजा था, पंजाब में किसके कहने पे पंजाब गए थे बांदा से, और क्यों गए, किस लिए गए, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगा। तो मतलब ठीक है। तो अनुराग जी यहाँ पर इस सवाल से बिल्कुल बचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि जिस चीज का जवाब देना चाहिए उस पर नहीं गए, हाथरस पर चले गए, उत्तर प्रदेश में जो अन्य जघन्य घटनाएं हुई उन पर चले गए, लेकिन मुख्तार को लेकर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज कुछ हासिल किया है उस पर बोलने से बिल्कुल बचते हुए नजर आए। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। रतन जी से पहले मेरी बात हो रही थी, रतन जी प्रक्रिया को समझा रहे थे। रतन जी, आप अपनी बात को पूरी कर दीजिए। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि कोई भी कैदी चाहे जितना खतरनाक हो, उसको दूसरे जेल में भेजने की 2 प्रक्रिया होती है। एक तो जुडिशियल रीजंस होते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस में हम ये देखते हैं कि कोई आदमी इतना कुखार है, इतना आतंकवादी है, या इतना वो उसका नेटवर्क फैला हुआ है कि जेल में रह के भी वो क्राइम करा रहा है, तो हम प्रशासनिक आधार पे विथ ड्यू प्रोसेस पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए उसको हम ट्रांसफर के लिए लिखते हैं और उसके स्वीकृति होने के बाद वो आज चला जाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर दूसरे स्टेट में उसके मुकदमे हैं तो वहां भी भेजा जाता है, और वहां जब ट्रायल होता है तो वहां मुकदमे का ट्रायल होने के बाद फिर जो दूसरे स्टेट में जो मुकदमे होते हैं वहां भेजा जाता है। तो इस प्रक्रिया में ये क्रिमिनल भेजे जाते हैं और बुलाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर किसी को 8 बार बुलाया गया और भेजने वापस लाने का प्रयास किया गया, नहीं हुआ, ये कानून की लड़ाई होती है, कानून का उसमें बहस होती है, और जो पॉइंट्स न्यायपालिका उचित समझती है उसमें वो आदेश करती है कि ठीक है, इनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। और धीरे धीरे मामला ऊपर पहुंचा है न्यायालय में, तो उस आदेश के तहत ये अब ट्रांसफर यहाँ हुए हैं। अब यहाँ जितने भी 17-18 मर्डर और तमाम तरह के अटेम्प्ट टू मर्डर के जितने केसेज हैं वो सब यहाँ ट्रायल होंगे। जी हमारे साथ अनुज अत्रे भी जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस हैं। अनुज जी, जिस तरह से बीजेपी का आरोप लगातार आपके ऊपर ये रहा है कि आपकी सरकार ने पंजाब में मुख्तार अंसारी को शरण दी, दामाद की तरह रखा, जबकि उत्तर प्रदेश की पुलिस 8 बार गई और उसको बैरंग लौटना पड़ा। आप इन आरोपों पर सबसे पहले क्या कहेंगे? और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार अब ये दावा कर रही है कि ये तो बहुत बड़ी जीत है हमारी, क्योंकि मुख्तार को हम लेके आए हैं, और हम पहले भी दावा करते आए कि 0 टॉलरेंस की नीति हम रखते हैं, आप इस पूरी की पूरी बात को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे बहुत ही एक हास्यास्पद लगता है, और एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये बयान जो दिया जा रहा है बहुत ही शर्मनाक है। क्या उन लोगों को नहीं मालूम कि किसी भी अपराधी को अगर किसी जेल से दूसरी जेल में भेजा जाता है या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजा जा रहा है, क्या सरकारें निर्णय लेती हैं या कोर्ट निर्णय लेती है? अगर ये लगता है कि सरकार निर्णय लेती है तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर कि इसका मतलब न्यायालय और कोर्ट बाकी प्रदेशों में उनकी सरकार चला रही है, उनकी पार्टी चला रही है। हमारा तो स्पष्ट मानना ये है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं कोर्ट के तहत लिए जाते हैं। मुख्तार अंसारी को अगर उत्तर प्रदेश से पंजाब भेजा गया तो क्या योगी जी की सरकार ने भेजा था उनको? पहले तो उस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे।
क्या सरकार ने निर्णय लिया था, कोर्ट में जाकर के आदेश दिया कि इनको वहां की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, या कोर्ट ने बुलावा दिया था? और उसी तहत अगर वो पंजाब में रहे हैं तो पंजाब की कोर्ट ने अगर उनको वहां रोक रखा था और उनकी कोर्ट ने नहीं अगर उसको उचित समझा कि इसको भी नहीं भेजा जाए, तो मुझे लगता है जाकर के कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उड़ना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, छोटा अपराधी हो, उसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, जहां जहां इनकी सरकार चल रही है, अपराधियों को संरक्षण देने में इस समय नंबर 1 चल रही है। क्योंकि जिसका दामन खुद मैला होता है वो सबसे पहले दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है। जैसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि ये लोग खुद इन कामों में संलिप्त रहे हैं। लगातार हर प्रदेश में इनकी ये कार्यशैली रही है। जो खुद अपराधी प्रवृत्ति के जिनके नेता हो, जिनके अध्यक्ष खुद अपराधी प्रवृत्ति के रहे हो, जिनके मुख्यमंत्री खुद अपराधी प्रवृत्ति के रहे हो, देश के गृह मंत्री के ऊपर इतने संगीन अपराध रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, तो आज वो इस तरह के प्रश्न पूछे तो देश की जनता सुनती है। आपको क्या लग रहा है, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में संरक्षण देने के लिए लाया जा रहा है क्या? किस चीज के लिए? हमने तो नहीं कहा, ना हम कहते हैं कि संरक्षण वाली बात है। ये कोर्ट का निर्णय था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जाना चाहिए, मुख्तार अंसारी जा रहे हैं। अब वहां पर उनको ये सवाल दरअसल इसलिए उठा अनुज जी, संरक्षण मिले उनको, ये वाला प्रश्न इसलिए उठा बार बार पंजाब सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर, कि एक अपराधी को वहां से समन किया जाता है, उसको यहां से प्रोटेक्शन वारंट में ले जाया जाता है और उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है, रिमांड में भेज दिया जाता है। इसके बाद वहां की पुलिस काफी दिनों तक, जो एक टाइम लिमिट है पूरी की पूरी 60 दिनों की, 90 दिनों की, उसमें चार्जशीट दाखिल ही नहीं करती है। जमानत उसको मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बार बार मुख्तार अंसारी वहां पर पता नहीं उसने क्या ऐसी सांठगांठ की कि वो जेल में ही, सोचिए, 26 महीने तक बना रहा। ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है ना यहाँ पर। देखिए, ये प्रश्न तो फिर आप कोर्ट के ऊपर उठा रहे हैं। ये मुझ पर तो प्रश्न है नहीं, कांग्रेस पार्टी का प्रश्न नहीं है। ये तो ये कोर्ट के ऊपर नहीं है, स्थानीय प्रशासन के ऊपर है। देखिए सुनिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या आप न्यायालयों को इतना कमजोर समझते हैं? क्या कोर्ट जो वहां की देख रही है, इनका मुकदमा देख रही है, क्या कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया होगा? क्या कोर्ट में तारीखें नहीं पड़ी होंगी? क्या कोर्ट में हियरिंग नहीं चल रही है? अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, हमारे साथ एक पूर्व अधिकारी भी बैठे हैं, मैं उनके सामने बोल रहा हूं कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, अगर कोर्ट में किसी की तरह की कोताही बरतता है तो उसमें सरकार का लेना देना या फिर राजनीतिक दलों का लेना देना होता है, या कोर्ट सीधा सीधा उसमें पुलिस अधिकारी से पूछती है। तो अगर लगता है किसी तरह की लापरवाही हुई है तो मुझे लगता है कि ये तो आपको सीधा सीधा कोर्ट के ऊपर होना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात, मेरा एक, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, 10 सेकंड और दीजिए मुझे बात, कि कोई भी अपराधी है, जब तक उसको कोर्ट अपराधी घोषित नहीं करती है, वो मुजरिम कहलाया जाता है कानूनी दृष्टि से। ठीक है, चाहे कितने भी बड़े संगीन अपराध हो, दिखता है, प्रथम दृष्टया दिखता है बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़े अपराधी हैं, और भी हमको दिखते हैं बहुत बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश में है जो आज शीर्ष पदों पर बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अपराधी नहीं कहा था क्योंकि वो सत्ता की सीट पर बैठे हुए हैं। जो विपक्ष में है आज वो अपराधी हैं। तो ये फर्क नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी होना चाहिए, मुजरिम मुजरिम होना चाहिए। उसका तय, उसका निर्णय न्यायालय करें, ना कि सरकार करे, ना कि सत्ताधारी दल करे, ना ही उसका मीडिया ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब हम एक बार समझना चाहेंगे रतन जी आपसे, कि जिस तरह से एक अभियुक्त को यहां से लेकर जाया जाता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद उसको रिमांड में भेज दिया जाता है, और लगातार महीनों के ऊपर महीने बीतते रहते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती। मतलब जो आरोप उस पर लगाया गया था, जिसके लिए उसको समन किया गया था, वो आरोप वहां पर दाखिल किया ही नहीं गया। तो अब इसमें प्रश्न ये है, जनता के लिए भी आसानी होगी समझने में, कि इसमें अदालत की क्या भूमिका रही? क्या अदालत किस स्तर पर चूक हुई, या जो वहां का जेल प्रशासन था, वहां का स्थानीय प्रशासन था, उसने कहीं ना कहीं यहां पर लापरवाही बरती है? जहां तक मुझे जानकारी है, एक्सटॉर्शन केस था वहां, उस आधार पर वहां मुकदमा कायम हुआ था, जिसकी तफ्तीश पंजाब में चल रही होगी। और का मामला केस में इनको, हाँ, एक्सटॉर्शन का था, उसमें इनको ट्रांसफर किया गया था। तो ये मैं पहले ही बताया कि देखिए, इसमें ये तो कोर्ट की लड़ाई होती है कि हमारे जो काउंसिल हैं, हमारे जो स्टेट काउंसिल हैं, वो कितने मजबूती से अपनी बात को क्रिमिनल के खिलाफ रखते हैं। बिल्कुल, इस पे डिपेंड करता है कि वो क्या पॉइंट्स दे रहे हैं और न्यायालय क्या निर्णय ले रहा है। इसमें प्योरली न्यायालय निर्णय लेता है कि इनको कहाँ भेजना है, इनको बेल होना है, इनका ट्रांसफर होना है, नहीं होना है। तो ये तो जुडिशियल प्रोसेस की एक लड़ाई है, और उसमें जो भी विद्वान हमारे अध्यक्षता रहते हैं वो अपने बिंदु रखते हैं, और उसी के आधार पर न्यायालय निर्णय लेता है। इसमें मेरा तो एक विचार है और ये प्रक्रिया है। इसमें कोई मुख्तार अंसारी नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल जो हैं रहे हैं और उनका ट्रांसफर हुआ है,
और इसी प्रक्रिया के तहत हुआ है कि जब भी कोई बात होती है तो न्यायालय उसका निर्णय लेता है और उसके सामने हम अब हमारी कमजोरी कितनी है कि हम अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, कितना मजबूत हम उसमें पैरवी कर पाते हैं, बहस कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रख पाते हैं। उसकी जितने हम कह रहे हैं कि मान लीजिए वहाँ 1 मुकदमा है और यहाँ 18 मर्डर के केस चल रहे हैं, 7-8 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के केस चल रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ से पैरवी अच्छी होगी तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा कि हमको इसका ट्रायल कहाँ कराना है, पहले वहां का पूरा करा ले तब यहाँ भेजे, कि यहाँ करा ले तब वहां भेजें। ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है और कोर्ट ही इसको डिसाइड करता है। जी, तो अवधेश जी, जैसा कि आपने सुना कि कोर्ट के स्तर का पूरा मामला है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो ये भी फिर खड़ा होता है, पैरवी में आप लोगों से कुछ कमी रह गई थी क्या? देखिए, पैरवी में यहाँ से तो लोग जाते थे, लेकिन वहां जब सुनवाई होने को आती थी तभी कोई ना कोई अड़चन आती थी। जो वहां की सरकार है और इनकी जो कांग्रेस की जो दादी जैसी नाग लेके घूमती हैं, वो वहां चिट्ठी लिख के भेजती थी, वहां वो तारीख रुक जाती थी उस समय। और ये भी जब अरुण जी कह रहे थे कानून और कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो इनकी सरकार तो भैया महाराष्ट्र में भी है, वहां का चरित्र पूरे देश ने देख लिया। भाई गृह मंत्री तो 100 करोड़ रुपए उगाई करवाते हैं अपने से पुलिस कर्मियों से। वो कानून व्यवस्था अच्छी है, आप कोर्ट को मानते हो? ये उस पार्टी से जुड़े हुए हैं आलोक जी, जो कोर्ट वोट कुछ नहीं मानती। आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पर राम मंदिर का जब कोर्ट ने आदेश दिया तब इन्होंने हल्ला मचाया, राम मंदिर का नक्शा फाड़ा था इन्होंने। ये यहाँ बैठ के कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, कोर्ट को मानने वाले हैं ये। कौन सी न्याय प्रक्रिया मानते हैं ये लोग? आज ये कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। आज इन्हें ये लग रहा है कि ये इनका जो रिश्तेदार है, इनकी पार्टी की जो रिश्तेदारी है मुक्ता अंसारी को वहां कैसे ले जा रही है यूपी पुलिस, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जी थे उनके रिश्तेदार हैं वो, और वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हाँ। उन्होंने खुद कहा था अपने एक वार्ता में कि भाई एक विशेष समुदाय को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से हावी है उत्तर प्रदेश में। भैया अपराधी को क्यों अपनी शरण दी आपने पहले? अब आप सोच रहे हो बच्चा है, वही तो उनका कहना है, वही तो इनका कहना है। कांग्रेस का यही तो कहना है यूपी में। नहीं अवधेश जी, कांग्रेस का यही तो कहना है, इनका ऑब्जेक्शन यही है कि हमारे ऊपर बात क्यों आ रही है? जब बात कोर्ट से लड़ाई की थी तो आप चले जाते ना पहले सुप्रीम कोर्ट, आप पहले ही वहां से उसको रिमांड में आप ले लेते, आपको कोर्ट से ही तो कस्टडी मिलती। ये तो कहेंगे इन्हें तो ये लग रहा है कि मुख्तार अंसारी यूपी क्यों जा रहा है। इन्होंने खूब कोशिश कर ली उसको बचाने के लिए, अपना नहीं देखेंगे। इनकी जो सरकार महाराष्ट्र में क्या कर रही है? नहीं तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है कि आखिर मुख्तार के ऊपर इतना ज्यादा दांव खेलने की तैयारी में फिर कांग्रेस क्यों है? ऐसा क्या खास है? देखिए, दांव इसलिए खेलने को तैयार है क्योंकि भैया कांग्रेस के रिश्तेदार हैं ये लोग। इन्हीं के बेस पे तो राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में, गुंडई पर राजनीति होती है, ऊंच नीच पर राजनीति होती है, जात पात को लेकर राजनीति करती है कांग्रेस। तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा क्या क्या है कांग्रेस ने? अनुज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी ने शुरू में ही कह दिया था कि जो अपराधी है भैया वो बख्शा नहीं जाएगा जो अपराध करेगा उत्तर प्रदेश में। क्या मुख्तार अंसारी हो या कांग्रेस के कोई रिश्तेदार हो या समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार हो या बसपा का रिश्तेदार हो, देखिए बहुत अच्छी बात उसको सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन क्या नजर पेश किए उन्होंने उत्तर प्रदेश में? जब विकास दुबे का ये भी तो बता दीजिए रो रहे थे मेरी बात को। देखिए मैं मुख्यमंत्री आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि निश्चित तौर पर नहीं बख्शे जाने चाहिए, मेंशन कर देते हैं। बोलिए अनुज जी। जब आपके और हमारे सबके मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रदेश का होता है, तो जब उन्होंने शपथ ली और आज तक बार बार बोलते हैं कि अपराधी नहीं बख्शे जाए, तो अपराधी का अर्थ क्या होता है? कि जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, जिनके खिलाफ आपराधिक FIR हुई है। लेकिन जब प्रदेश के सूबे के सबसे बड़े मुखिया एक नजीर पेश करें कि अपने ऊपर ही सारे मुकदमे, सबसे पहले आपराधिक मुकदमे वापस लें, तो आप सोचिए कि उस प्रदेश में अपराधियों की क्या मंशा होगी? क्या उनके हौसले नहीं बढ़ेंगे? क्या ये राजनीतिक संरक्षक नहीं है? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? जब आप खुद ही, जब सैया भाई कोतवाल तो डर कायका की एक नजीर पेश कर रहे हैं, अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं, अपने सहयोगियों के ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं, अपने विधायकों के मंत्रियों के ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं, तो अन्य अपराधी भी तो यही इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बदले, किसी और दल का हाथ पकड़ लीजिए या भारतीय जनता पार्टी का आ जाइए। सबसे पहले तो इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर बनी हुई है कि आए और हमारी वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाएं, आपके सारे अपराध माफ।
आपके ऊपर भ्रष्टाचार लगे वो माफ, आपके ऊपर जितने भी आपराधिक मुकदमे हैं वो माफ। जब भैया तो लोग तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मशीन में डुबकी लगाने की तैयारी 2004 में जब मुख्तार अंसारी को रंगे हाथों पकड़ा गया था, आप देश के किसी प्रदेश में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, आपने तमाम अपराधियों को दूसरी पार्टी से इम्पोर्ट करा करके आप लाए, उनको चुनाव लड़ाया, उनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए, उनको विधायक बनाया, उनको मंत्री बनाया। तो ये तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है। अरे भैया एक बात बताइए, कोई केस है, यदि कोई अगर कोर्ट देता है उसे चलिए ठीक है, इसी बात पर आएंगे हम, इसी बात पर हम वापस आएंगे। अवधेश जी, जिस तरह से अनुज जी ने एक यहाँ पर सवाल उठाया था, इन्होंने कहा था कि जब अपनी पार्टी का अपराधी होता है तब पार्टी के तमाम सदस्यों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी से संबंधित है या दूसरे दल से संबंधित है तब उसमें बहुत ज्यादा अपराध की छवि भी आपको दिखाई देती है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ इसी से ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए आलोक जी, लोकतंत्र की हत्या करना जो है कांग्रेस से ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता। पूछ लीजिए अनुज जी से। ठीक है, दूसरी बात ये जो बता रहे हैं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है, चाहे पार्टी में कोई बंदा है, अगर कोई अपराधी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पार्टी में है या नहीं है, सीधा कहना है। आप अनुज जी से पूछे कौन ऐसा जो बाहर है, यदि किसी पे अपराध का मामला चल रहा है, यदि कोर्ट ने कह दिया कि ये अपराधी है और वो पार्टी में है, बताइए आप, ये कोर्ट है क्या अनुज जी? ये तय करेंगे कौन अपराधी है कौन नहीं है? इनके जो नेता है वो तो सब बेल पर घूम रहे हैं। अपनी तरफ तो देखिए, महाराष्ट्र में देखिए क्या अपराध हो रहा है। खुद वहां के नेता कहते हैं जाओ 100 करोड़ की उगाही करके लाओ भाई, होटलों से, रेस्टोरेंट से। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ये तो कहीं मानते ही नहीं चीज को, ना कानून माने ये लोग। लेकिन जब दूसरी किसी की बात आएगी एकदम कूद के आ जाएंगे कानून लेकर, खुद ही कोर्ट बन जाएंगे, खुद ही कानून बन जाएंगे, खुद ही लोकतंत्र बन जाएंगे, सब कुछ खुद बन जाएंगे। अनुज जी, इन्हें डर ये देखिए, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, सबसे ज्यादा इन्हीं के लोग चिल्ला रहे थे, अरे भाई बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। भैया अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर अपराध किया, उसने मारा है, बेगुनाहों की लाशों पर रखकर वो मतलब अपनी राजनीति कर रहा है या गुंडे दिखा रहा है, तो उसका धर्म से क्या मतलब भाई? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई भी है, अपराधी है वो तो। मुख्तार अंसारी के लिए कुछ लोग कह रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाले कहते हैं कि पिछले समुदाय पर योगी सरकार हावी है। यार कैसी कैसी बातें करते समझ नहीं आती। यही कारण है कि इतने समय तक ये जिंदा रहे गुंडे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, देश में, क्योंकि उनको शरण मिली है लोगों की, ऐसे लोगों की जो आज इनकी दुहाई दे रहे हैं। लेकिन अब कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए अब उनसे, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या देश के किसी भी राज्य में हो, खींच के लाया जाएगा उसको। मैं जवाब दे दूं। हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए अनुज जी। देखिए ये लोग वो लोग हैं जिनका सत्ता का, मैंने पहले भी बोला इस बात को, फिर किस तरह से जहां इनकी सरकार है वहां तो ये इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं कि जैसे सबसे बड़े देशभक्त ये हैं, सबसे बड़े जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले ये लोग हैं, सबसे ज्यादा कानून को पालने करने वाले ये हैं। लेकिन हालात ये है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर उठा के देखें तो सबसे ज्यादा अपराध उन प्रदेशों में है जहां भारतीय जनता पार्टी की बता, सबसे ज्यादा राजस्थान में। ये मत बोलिए, मेरे पास रिपोर्ट है, आप चाहे तो भेज सकता हूं आलोक जी को। सभ्यता से देखिए, अपना आचरण आप यहाँ डिबेट में मत दिखाइए, समाज देखता है आपका, प्रदेश देख रहा है यहाँ। अरे आचरण तो अनुज जी आपका देख चुके हैं सब, आपकी पार्टी का पूरा देश जान चुका है। महाराष्ट्र में जो कुकृत्य किया है आपकी पार्टी ने, क्या देखा नहीं है आपने? थोड़ा शालीनता से बात कर लीजिए। 100 करोड़ की उगाही ली जाती है आपके नेताओं के द्वारा, कहा जाता है कि उगाही करके सुन लीजिए ना एक बार उनको सुन भी लीजिए, बोलने दीजिए पहले उनको। बोलिए आप अनुज जी, बोलिए। महाराष्ट्र के जो ये राग अलाप रहे हैं, महाराष्ट्र का राग भी इनका देखा था किस तरह से इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जब मुंबई में जब आत्महत्या हुई थी, करी थी उन्होंने, हमारी संवेदना, लेकिन कैसे 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि बिहार में चुनाव थे, किस तरह से उसकी आत्महत्या को इन्होंने जो है चुनावी हथियार के रूप में प्रयोग किया। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से लगातार वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते थे जैसे कोई राजनीतिक व्यक्ति कर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता बोल रहा हो। और अंत में क्या निकला? जब सीबीआई भी इंक्वायरी करवाई, महाराष्ट्र पुलिस को इन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया, और अंत में क्या निकला? एम्स की रिपोर्ट आई दिल्ली की कि वो हत्या नहीं थी, आत्महत्या थी। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं है, सांप सूंघ गया इनको, माफी तक नहीं मांगी गई। पुलिस तो बदनाम हो रही है। इसी तरह से सचिन वाजे जो परमवीर सिंह का जो इन्होंने उपयोग किया है मुंबई के पूर्व पुलिस। चलिए ठीक है, मुंबई में छोड़ दीजिए ना, मुख्तार पर रहिए, मुख्तार पर आ जाइए वापस। ठीक है अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता से संबंध है। अवधेश जी, महाराष्ट्र मत जाइए, उत्तर प्रदेश में आइए। हाँ
मैं बता रहा हूं आपको सारी बात छोड़कर कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित वातावरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसका उदाहरण मैं बता दूं आपको कि 2017 से अब तक जो डकैती लूटपाट जैसे केस होते थे उसमें 70% की गिरावट आई है। हत्याओं में 25% की कमी आई है। आंकड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े आप देखिए ना, इसके आंकड़े हैं, मैं बताऊंगा आपको। जब आप सबके आंकड़े इकट्ठे करते हो तो ये भी आंकड़े इकट्ठे कीजिए। नहीं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपका सोर्स क्या है। घूम रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि किसी दूसरी एजेंसी के? भ्रष्टाचार में सब कांग्रेस के नेता। ये चुनावी भाषण नहीं चल रहा है जो आप कुछ भी बोल रहे हैं। अनुज जी ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो हमारे देश में भ्रष्टाचार की जन्मदात्री कही जाती है। ये इनके प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि भैया 1 रुपए जब नीचे जाता है तो वो 10 पैसे बन जाता है। तो ये तो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये बहुत पुरानी बात हो जाएगी। रतन जी ठीक है, ईमानदार और हिम्मती व्यक्ति की जरूरत है। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति पूरा का पूरा पैसा खा जाए, पूरे के पूरे जनता का पैसा निकलवा ले, वो कहां से हिम्मत करेगा? क्या दिया है आपने 2014 से इस देश में? नोटबंदी दी, नोटबंदी में सबका पैसा। चलिए ठीक है, मैं केवल ठीक है मुख्तार पर ही आते हैं वापस। चलिए ठीक है, अब हम उस पर नहीं जाते ना। बजट कौन खा गया, पैसा कौन खा गया, एक रुपए किसने दिया, 90 पैसे कहाँ पहुंचे, छोड़ दीजिए ना इसको। अर्थव्यवस्था पर बहस नहीं हो रही है। ठीक है अवधेश जी, एक सेकंड। रतन जी हमारे साथ जुड़े हुए। रतन जी, जिस तरह से अब मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, बांदा जेल में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, भले ही इसको बड़ी जीत माना जाए, भले ही अब इसको ये कहा जाए कि चलिए 26 महीने बाद ही सही अब वो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो परिस्थितियां 26 महीने पहले थीं आज भी वहीं पर ये परिस्थितियां खड़ी हैं? न्यायालय में वही केस अभी भी पेंडिंग है, वही गवाह हैं और वही नियम है जिनका सहारा लेकर अभी भी मुख्तार बच सकता है। तो क्या सरकार को इस चीज़ की ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए? MP MLA कोर्ट में भी अगर पेशी होती तो बहुत ही त्वरित तरीके से इसकी सुनवाई की जाए ताकि गवाहों को डराया न जा सके। देखिए, सवाल यह है कि अगर हम 323 के छोटे मोटे मारपीट के मुकदमे को और जिसके खिलाफ 18 मर्डर और तमाम तरह के अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, डकैती के मुकदमे हैं, अगर सबको एक तरह से ट्रायल करेंगे तब तो सालों लगेगा। कारण कि इसमें इतने मुकदमे में इतनी गवाही में फिर अगर न्यायालय का बहुत लंबा टाइम लगेगा। अगर वास्तव में ऐसे अपराधियों को सजा देनी है तो निश्चित रूप से इस तरह के कुछ स्पेशल कोर्ट बनाए जाने चाहिए जहां डे टू डे हियरिंग हो, डे टू डे गवाह पेश किए जाए, डे टू डे डॉक्यूमेंट पेश किए जाए, ताकि उसका ट्रायल, उसका जितना भी बहस है, जितना भी साक्ष्य है, सब समय से प्रस्तुत हो सके। और इसके साथ जो भी साक्षी हैं उनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बड़े बड़े महारथी लोगों के खिलाफ जब कोई आके गवाही देता है तो उसको भी सुरक्षा की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तब सबसे बाहर आता है। तो इसको अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि इनका शीघ्र ट्रायल करके सजा दे दे तो इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो भी हमारे साथी हैं उसके, क्योंकि बहुत पुराने मुकदमे से लेकर नए मुकदमे तक सभी पेंडिंग चल रहे हैं, तो इसमें इस तरह की अगर व्यवस्था हम करते हैं तो हमको शीघ्र न्याय मिलेगा और जनता को ऐसे अपराधियों से राहत भी मिलेगी जो जिसका आतंक इतना रहता है। और ये बिना इसके बहुत जल्दी इसमें न्याय क्योंकि ये जो है प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जेल तो वही है, वही पूरा का पूरा सिस्टम होगा। वो अभी भी ये बोल सकता है कि नहीं मेरा BP हाई हो गया, आज मेरी किडनी में दर्द है, आज मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है। ये चीजें तो आगे भी आएंगी ना, और इसके लिए सरकार को पहले से त्वरित तैयारी करनी चाहिए। जो बड़े क्रिमिनल होते हैं वो सारे दावपेच, एक जो बहुत मजा हुआ लायर होता है उससे कम ज्ञान इनको नहीं होता है, क्योंकि इतने दाव मुकदमे लड़ लिए रहते हैं, इतने दावपेच देख लिए रहते हैं कि वो सारे इस तरह की चीजें वो अपनाएंगे। और हमको पहले से इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए तैयारी करनी होगी सारे। कि अगर ये कहता है कि हमको किडनी में है, हमको फला है, तो हमको तुरंत पैनल बैठा करके इसको देख करके उसको डिसॉल्व करना होगा कि इस तरह का ये फर्जी क्लेम कर रहा है और इसका कुछ भी नहीं है। और अगर है तो हम उसको जल्दी से जल्दी उसका निवारण करेंगे ताकि ये ट्रायल हमारा आगे बढ़ सके। क्योंकि ये जितने भी क्रिमिनल होते हैं ये बहुत ही चालाक प्रवृत्ति होते हैं और कानून में जहां भी थोड़ी छूट दी गई है, इसके लिए छूट दी गई है कि कोई भी गलत व्यक्ति या निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो जाए, इसलिए कानून में बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि कानून कहता है ना कि भाई
कैदी तमाम दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष आदमी नहीं, मतलब उसकी सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, भले क्रिमिनल छूट जाए। तो अगर कानून के ये लूपहोल्स हैं या जो भी उसके इंटरप्रिटेशंस हैं, इनके बड़े बड़े पेड तमाम बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं जिनकी सारे ज्ञान का भंडार जो है इनको बचाने में लगता है, तो हमको अपने जो गवर्नमेंट लॉयर्स हैं उनका पैनल बनाना होगा, मेडिकल पैनल हमेशा तैयार रखना होगा। इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइलें हैं, ये भी होता है कि तमाम फाइलें गायब कर दी जाती हैं, पुराने डॉक्यूमेंट हैं, तो उनको भी एक प्रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी होगी। सारे फाइल पहले से, ये नहीं कि जब आएगा तो कागज ढूंढेंगे। तो अगर हमको स्ट्रेटजी बनानी है तो इन सारी चीजों की स्ट्रेटजी बना करके और ट्रायल के लिए पूरा कमर कस के तैयार रहना होगा ताकि हम इसको सजा करा सकें। बिल्कुल। अवधेश जी, देखिए इन्होंने कितनी अच्छे से पूरे के पूरे इस घटनाक्रम का इन्होंने विश्लेषण किया। इन्होंने एक चीज़ बिल्कुल साफ तौर पर बता दी कि चलिए आप उसको उत्तर प्रदेश आप लेकर आए हैं, लेकिन चुनौतियां तो अभी भी आपके सामने वही वाली हैं जो कि पंजाब के रोपड़ जेल में थी। अभी भी उसको सारे दांव पेच पता है कि मैं किस बहाने को बनाकर पेशी में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा क्या बोलूंगा कि कोर्ट मुझको खुद बोले कि चलिए ठीक है अगली तारीख हम आपको दे देते हैं। क्या आप इसके लिए पहले से तैयारी करेंगे? देखिए आलोक जी, यूपी सरकार सब कुछ जानती है, प्रशासन जानता है क्या करना है। वो यूपी में है, पंजाब में नहीं है, पहली बात। अब उसका कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी बात चल रही थी गवाहों की, तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर गवाहों को सुरक्षित रखा जाएगा पूर्ण रूप से। यहाँ पंजाब नहीं है जो डरा धमका कर उनको डरा दिया जाएगा या उनको भगा दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। यहाँ पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। न्याय वाली सरकार उत्तर प्रदेश में है, ये आपने भी देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है आराम से। जो 2017 से पहले अगर आंकड़ा उठा के देखें आप, तो वहां क्या था उस समय? अगर एक विशेष समुदाय के साथ किसी की लड़ाई हो रही है तो विशेष समुदाय पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी उस समय, केवल उस बंदे पे बेकसूर पे होती थी। हाँ भाई इसको बंद कर दो, जाके जाओ। जमीनों पे कब्जा होते थे, यूनिवर्सिटियां बनती थी वहां जाकर, बेगुनाह को मारा जाता था। 2017 से पहले आप देखिए पिक्चर उत्तर प्रदेश की। अब ऐसा नहीं होने वाला है, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। अभी अनुज जी कह रहे थे हमारे कुछ अभी, तो भैया इनसे पूछिए, इनके तो सारे पार्टी के नेता तो सारे बाहर बेल पर हैं, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये तो देखिए मैं बताऊं आपको, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं। किसके मौत पर इन्हें दुख होता है और किसकी मौत पर ये बिलों में घुस जाते हैं। नहीं तो मतलब मर्यादा लांघने वाले सारे के सारे नेता विपक्ष के ही हैं क्या? संकेत आपका ये? देखिए एक बात बताइए, अपराधी के साथ कौन देता है? पूछिए इनसे। विकास दुबे मारा गया था, कौन रोया था, कौन आंसू बहा रहा था? यही बात वो आपके लिए बोल रहे हैं, उनका कहना है कि आप लोग साथ देते हैं। अरे भाई आप बताइए ना किसका साथ दिया है? विकास दुबे जैसा एक बताइए क्रिमिनल जिसने मर्डर किया हो, जिसने कोर्ट ने कहा हो कि हाँ ये आरोपी है, जिसपे इनाम रखा गया हो। बताइए कोई ऐसी पार्टी में, बीजेपी में ऐसा बंदा तो। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ की गलती नहीं है, अमन जी हमारे बड़े भाई हैं, इनकी गलती यह है कि एक ऐसी पार्टी जुड़े हुए हैं जो इस देश में भ्रष्टाचार की जन्मदात्री मानी जाती है। ये जो है महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे, उनके संजय जी वाला चश्मा इन्होंने आंखों पे लगा रखा है, उसको ये हटाएंगे तब ये देखेंगे कि देश कितने अच्छे रास्ते पे चल रहा है। क्या मैं देश का विकास कैसे हो रहा है? अनुज जी जवाब दीजिए। जी देखिए, बहुत ही शालीनता से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अपनी बड़ाई कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी की बुराई कर रहे थे। मैं इनको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। देखिए, बेल लेना तो इस देश में संवैधानिक अधिकार है सबका, और कोर्ट उसी को बेल देता है कि जब कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर अपराध जो लगाए हुए हैं, जो आरोप लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कोताही बरती हुई, कुछ ना कुछ कमी है, तो इस आधार पर बेल मिलती है। लेकिन क्या ये भूल गए हैं कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे के सामने पैसे लेते हुए देखा हो, क्या उनको भूल गए हैं? बंगारू लक्ष्मण साहब को स्वर्गीय हो गए हैं। एक नेता बता दीजिए किसी राष्ट्रीय पार्टी का, कांग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं, बता दीजिए वो क्या था जो उन्होंने लिया। क्या येदियुरप्पा जी के ऊपर जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आपके आरोप लग रहे थे और जो आज आपके मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो क्या थे? और तमाम जो नेता आज बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं, मुकुल रॉय जी जिनके ऊपर चिटफंड का स्कैम चल रहा था, हजारों करोड़ रुपए का था, हेमंत बिस्व शर्मा जो असम से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि उसमें शारदा चिटफंड स्कैम में जो दोनों थे, वो क्या थे जो आपकी पार्टी में आती? तमाम भ्रष्टाचारियों को आपने लिया पार्टी में
और जो है मैंने बताया ना, वो आपके डिटर्जेंट से नहाए और वॉशिंग मशीन में आपने घुमाए एक और बार बताइए, भ्रष्टाचार सारी है तो इंक्वायरी क्या आप खत्म, तय करोगे? क्या कोर्ट सीबीआई तय इंक्वायरी करेगा खत्म। उसको? अजीत पवार आपके जो नेताओं को कोर्ट ने दिया महाराष्ट्र हुआ के है। उप मुख्यमंत्री हैं, ये किसने रात को 3 आपके बजे उनको नेताओं को शपथ तो दिलवाई कोर्ट ने कहा हुआ है भैया, और ये रातों पेन रात पर है, इनके खिलाफ ये जितने भी भ्रष्टाचार आरोप में चल लिप्त रहे पाए थे, गए, जो मुकदमे इन्होंने चल ये रहे घोटाला थे, किया आप है, कौन होते इन्होंने हैं वो मुकदमे घोटाला वापस किया लेने है। वाले? इसका मतलब एजेंसीज कोर्ट आपके थोड़ी इशारे नहीं पर है, काम कोर्ट कर जो रही है, कहेगा वही एजेंसीज तो आपकी मान्य सरकार होगा। बनाने में मदद कोर्ट कर रही जिसको कहेगा ये है। आप अपराधी है, वो एजेंसीज के अपराधी है। बहानों से उनकी ताकत पर आप सरकार बना रहे हैं और विपक्षी नेताओं पर दबाव बना रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। और आप कांग्रेस से पूछते हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। झूठे आरोप लगाना बंद कीजिए, आपकी तो जनता देख रही है आपको सामने सामने। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी एक खड़ा होता है कि जिस तरह से जब पंजाब की बात होती है तब तो आप ये बात बोलते आए हैं कि वहां पर न्यायालय काम कर रहा है। अब जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार अपना काम करना चाहती है तो आप यहां पर यह बोलने के लिए बार बार विपक्ष ने यह बात कही है कि बदले की भावना से काम हो रही है, यहां पर न्यायालय को ठीक से काम करने दिया जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पंजाब में न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र है और उत्तर प्रदेश में न्यायालय ठीक से काम नहीं कर पा रहा? देखिए, हमारी किसी अपराधी के साथ कोई हमदर्दी नहीं। हम कहते हैं जो अपराधी है, जो जितना बड़ा अपराधी है, सरकार तुरंत राजनीति से ऊपर उठ करके उसके ऊपर जो है पुलिस अपना काम करे, उसको जल्द से जल्द जो है न्याय तक पहुंचने का काम करवाए, न्यायालय तक वो ले, ताकि उसको सख्त से सख्त सजा मिले, कोई अपराधी हो। लेकिन सरकार का ये भी काम है कि देखे कि जो अपराधी नहीं है उनके ऊपर झूठे आरोप ना लगे। तो वही तो है प्रश्न मेरा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में न्यायालय में दखल हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के मंत्री बोल रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि गाड़ी रास्ते में पलट जाएगी तो उसका कौन जिम्मेदार है। ये बार बार क्यों इशारा करते हैं गाड़ी पलटने का? जो जिन लोगों को जो कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है, एक जेल से दूसरी जेल में दिलाना होता है। जेलों में जो है मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित? व्यापारी सुरक्षित नहीं है। और तो और देखिए, पुलिस जो एनकाउंटर कर रही है, आज पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। अपराधी पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस जो है निर्दोषों को मार रही है। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो ऐसा आपने राम राज्य की कल्पना करी थी, तो हम हाथ जोड़ते हैं कि कृपया करके ऐसा राज्य मत दीजिए, ऐसा राम राज्य में नहीं दीजिए, हमें नहीं चाहिए। जिस जंगल राज की आप बात करके आए थे कि जंगल राज खत्म करेंगे, अपराध खत्म करेंगे, आपने तो उससे भी बदतर राज दे दिया उत्तर प्रदेश में। अवधेश जी, जवाब दीजिए इनका। आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो लूट, डकैती, मर्डर, ठीक है, और जो फिरौती वाले और जमीन पे कब्जा करने वाले जो केस थे, उनमें कम से कम 70% की गिरावट आई है। आप देख लीजिए, आप 2017 से पहले की कहानी। और महिलाओं की जो बात कर रहे थे ये अनुज जी, तो मैं बता दूं, वुमेन पावर लाइन 1090 का विस्तार जो पहले केवल 4 जिले में हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, आज हर जिले में उपलब्ध है। आप कह रहे 70% कम? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं। नहीं अवधेश जी, सबसे नहीं सुनिए एक सेकंड। सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पर आप देखिए ना, 81 मजिस्ट्रेट स्तर की अदालतें और 81 एक्स्ट्रा कोर्ट भी चालू किए गए हैं। बात कर रहे हैं महिलाओं की, आपने क्या नहीं, किया? इनका डर तो आप देखिए, आप एक बार डर तो देखिए, इनको ये डर है कि पंजाब में तो न्यायालय ठीक से काम कर रहा था, इसलिए वहां पर मुख्तार अंसारी को इंसाफ मिलता। इनका डर ये है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सरकार इसमें दखलंदाजी करेगी और अपराधी के साथ जो अभियुक्त हैं उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। आलोक जी, इसीलिए तो भैया मुख्तार अंसारी, आपने देखा होगा, यूपी की एम्बुलेंस थी बुलेट प्रूफ, उसमें घूमता था। कैसे पहुंची यूपी की एम्बुलेंस वहां पर पंजाब में? जमाई की तरफ से खातिर होती थी वहां पर। ठीक है, प्रोवाइड करी पंजाब में। इनको केवल ये दुख है कि ये जो है मुख्तार अंसारी कैसे चला गया पंजाब से, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों ले गई वहां से? भैया अपराधी है। चलिए ठीक है, एक मैं बहुत अहम सवाल की तरफ अब जाता हूं। रतन जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि आप इसको ठीक से समझा पाएंगे। सवाल यह है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे केस होंगे मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो कि अलग अलग न्यायालयों में, कहीं किसी जिला न्यायालय में होंगे, कहीं हाई कोर्ट में होंगे। अब इसको शिफ्ट किया जाएगा बांदा जेल में। अब आप भी जानते हैं कि एक प्रयागराज में खंडपीठ है और एक लखनऊ में है। इन दोनों न्यायालयों को छोड़कर अगर कहीं पर भी सुनवाई होगी तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है क्या कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसी ऐसी जगह पर कर दिया जाए जिसकी दूरी बांदा जेल से कम हो, ताकि उसको लाने ले जाने में जो बार बार फिर ये नाटक होगा उससे भी बचा जा सके और जो न्याय में और सुनवाई में जो देरी होगी उससे भी बचा जा सके? जो आप बता रहे हैं कि देरी भी, इनका पहला मुकदमा 88 से चल रहा है, बहुत लंबा सब चल रहा है। तो सवाल ये है कि जो पॉइंट आप बता रहे हैं बहुत जेन्युइन पॉइंट है,
और इस पर हमको सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर करना पड़ेगा कि इनके इतने मुकदमे हैं और किसी न किसी चालाकी के कारण ये लंबे समय से लंबित हैं, तो हमको किसी ऐसे जगह सुरक्षा रीजन अलग है, सुरक्षा में दोनों चीजें हैं। इनके जो साथ के लोग हैं वो भी अटैक कर सकते हैं, इनके जो राइवल है वो भी अटैक कर सकते हैं, ले जाने में तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। तो ये पॉइंट रखा जा सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश से ही सारे मुकदमे एक जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन इतने मुकदमे को एक जगह 2-4 मुकदमे होते हैं तब तो संभव रहता है, वैसे संभव कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पे हम फिर कितने महत्वपूर्ण ढंग से अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे रखते हैं, और माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजन दे सकता है कि ऐसे अपराधियों को अगर सारे मुकदमे एक जगह ट्रायल करने हैं तो कहाँ हम गवर्नमेंट अपना एफिडेविट लगाएगी इसमें कि हमको फला जगह इसमें ज्यादा सुविधा होगी और खतरे भी कम रहेंगे और इसका ट्रायल सुरक्षित ढंग से, गवाह सुरक्षित ढंग से आएंगे। ये प्ली लिया जा सकता है और ये गवर्नमेंट, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि बांदा और प्रयागराज की अगर आप दूरी देखेंगे तो 130 किलोमीटर के आसपास की है। अब यहां से उसको बार बार लाना ले जाना, तारीखों में फिर वो यही बहाना बनाएगा कि आज मेरा हाई बीपी हो गया है, आज मेरा शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ये चीजें तो फिर जिस तरह से पंजाब में सामने आती थी। अब तो देखिए, अब तो इसमें ये भी है कि अब तो हम धीरे धीरे इस पर शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटल पर शिफ्ट हो रहे हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह ये भी काफी चीजें ऑनलाइन, बहुत सी चीजें शुरू हो गई हैं। तो खतरनाक अपराधियों के लिए हम स्पेशल सेल जेल में बना सकते हैं और सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सारी व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम ट्रायल करा सकते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकली भी अगर ट्रायल कराना चाहते हैं तो ये गवर्नमेंट कितने मजबूती से इस बिंदु को माननीय न्यायालय के सामने रखती है। संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन अब इस पे है कि हम कितना इसमें स्ट्रांग पैरवी करके इसको करा लेते हैं। और ये होना भी चाहिए, जो ज्यादा केसेज हो और लंबे दिन से चल रहे हो, तो ये होना भी चाहिए कि उसको कहीं ट्रांसफर करा के इकट्ठा करा के कराया जाए। बिल्कुल। अवधेश जी देखिए, इनका सुझाव बहुत ही अच्छा है और आप सत्ताधारी हैं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप कुछ ऐसा अब की बार मैनेजमेंट करें, चाहे वर्चुअल माध्यम से इसकी सुनवाई हो या आप कहीं पर एक निश्चित फास्ट ट्रैक कोर्ट का आप गठन कर दें जिसकी जेल से दूरी कम हो, ताकि जितने भी मामले हैं, जितने भी लंबित मामले इसके ऊपर चल रहे हैं, वो एक ही मंच पर आ जाएं और जल्द से जल्द उनकी सुनवाई की जा सके। क्या आप इस पर ठीक से काम करेंगे? देखिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नीति बना रही है, वो जैसे करेंगे, अपने जो पूरा प्रशासन लगा हुआ है इस पर, पूरा कोर्ट भी लगा हुआ है, सारा पूरा सरकार इसके ऊपर कार्य कर रही है। जो करेंगे वो ठीक करेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से ये बता रहे थे हमारे अधिकारी जी, बिल्कुल सही कह रहे थे, और हो सकता है इसी के हिसाब से ये कार्य हो। लेकिन ये पक्की बात है कि इस समय जो है मुख्तार अंसारी को पूर्ण रूप से जो है यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। अनुज जी, उत्तर प्रदेश पंजाब में जैसे खातिर हो रही थी वो यहाँ नहीं हो पाएगी। अनुज जी भरोसा दिला रहे हैं आपको कि अब अगर वो अपराधी है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, इंसाफ होकर रहेगा, भरोसा है अब आपको इन पर? देखिए, निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि अपराधी को बचना नहीं चाहिए। अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या सत्ताधारी दल के नेता हो, उनको भी अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सरकार को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। अपराध को खत्म करने के लिए अपना और पराया नहीं देखना चाहिए। जितने भी अपराधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, जो थाने चौकी आज चला रहे हैं, आज उन पर भी कड़ाई होनी चाहिए। एक अपराधी को, बड़े अपराधी को मार देने से क्या उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो जाएगा? मुख्तार अंसारी इतने समय से जेल में बंद है, क्या अपराध में कमी आई है? अभी भी अपराध फल फूल रहा है। अपराध में लगातार एक पार्टी की जंगल राज की सरकार की बात करते थे, आज ये उससे बड़ा जंगल राज लेकर के आ गए हैं। तो आप जो है मेरी कमीज दूसरे कमीज से सफेद वाली बात ना करें। बिल्कुल, आप जंगल राज खत्म करने का वायदा करके आए थे, 4 साल बीत गए हैं, आप आज तक दावा नहीं कर पाते हैं कि अपराध में कमी हुई है। अपने फर्जी आंकड़े मत गिनाइए, सरकारी आंकड़े बताइए और सरकार के साथ साथ आंकड़े वो पेश कीजिए जो उत्तर प्रदेश की जनता इस कार्यक्रम को सुन रही है, वो विश्वास करे कि हाँ सच में अपराध कम हुआ है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश जनता जानती है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अपराध फल फूल रहा है, बहुत अच्छी तरह जानती है कौन हमारा हित कर रहा है, कौन हमारा हित करने की सोच रहा है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से आप सभी मेहमानों ने यहाँ पर अपना एक पक्ष रखा है कि अपराध कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के साथ ना तो कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है, ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही भारतीय जनता पार्टी। पूरी तरह से संकेत यही है कि अब जल्द से जल्द इस पर इंसाफ होगा। एक आखिरी टिप्पणी मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा रतन जी, कि अगर मान लीजिए
किसी भी तरह की चूक यहाँ पर सामने आती है कि अगर ये मामला और ज़्यादा धीरे धीरे खिंचता है तो इसमें किस तरह का कदम सरकार उठा सकती है ताकि जो भी लंबित मामले हैं वो जल्द से जल्द इसमें निपटाए जाएं। इसमें जो एक सटीक होना चाहिए काम, वो क्या हो सकता है? बिल्कुल छोटा सा उत्तर यहाँ पर दीजिए। देखिए, सटीक काम ये हो सकता है कि इसमें पुलिस की जो पैरवीकार होते हैं, देखिए सारा मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में पैरवी पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट लॉयर्स का अगर पैनल हम पहले से बना दें, जो सारे मुकदमे के जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, जितने विटनेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका ब्रीफ पहले से तैयार रखें, उसके डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, कई साल पहले का है, तो ये सारा चाहे डॉक्यूमेंट्री या एविडेंस जितना है बिल्कुल या फोरेंसिक एविडेंस, जो भी एविडेंस आज तक उसके फाइल मौजूद है, अगर हम एक पैनल बना के स्क्रूटनी करके और उसका पूरा ब्रीफ पहले से तैयार रखें, ताकि हमको समय, जैसे होता है कि जब कोई केस आता है तो होता है कि हमको इतना टाइम दिया जाए, हम इस पे जवाब लगाना, तो ऐसी परिस्थिति में आए तो अगर हम अपने पैरवीकार जो हमारे गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं, अगर वो इनका पैनल बन जाए और पैनल बना करके पूरे फाइल्स का अगर हम स्क्रूटनी करके एक ब्रीफ बना के पहले से एकदम जैसे लड़ने के लिए पहले से तैयार खड़े हो, ये इसी तरह अगर बना लें तो निश्चित रूप से ट्रायल जल्दी होगा और इसमें फैसला भी जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो बिल्कुल साफ है कि अब मुख्तार अंसारी का पता बदलने वाला है, लेकिन जो हालात हैं क्या वो बदलेंगे? जिस तरह की रणनीति वो बनाकर चलता आया है और जिस तरह से उसने मुकदमों को आपस में उलझाया है, उसने न्यायालय की प्रक्रिया को आपस में उलझा कर रख दिया, क्या उससे अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निपट पाएगी? क्या पहले से वो तमाम तैयारियां करके रखी जाएंगी, वो तमाम पेपर्स पहले से तैयार होंगे जिसके चलते मुख्तार अब बच ना पाए? आप सभी का शुक्रिया इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।